हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को पढ़ने वाले हैं। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली वेल। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम भी पास में आ गए हैं, तो आई होप यू आर ओके अबाउट एग्ज़ाम और आप पूरी तरीके से तैयार होंगे उसके लिए। प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी क्योंकि इस समय तेजी से रिवीजन चल रहा होगा आप लोगों का। और उसी से रिलेटेड आज हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। पिछले सारे वीडियोस में हम लोगों ने जो भी कवर किया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आपसे हो भी रहे होंगे। अगर किसी को लगता है कि उसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो वो और भी प्रैक्टिस कर चुका था, जिसके बारे में बता चुका हूँ। आप उस पर कहीं से भी क्वेश्चन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसे हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कह रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर बोले तो अब तक जितना हम लोगों ने आइसोमरिज्म पढ़ा उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो पहले समझते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता क्या है। इसके लिए एक डेफिनेशन लिखी गई है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। बोला गया है कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला and structural formula but differing in their behavior towards plane polarized light। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को शॉर्ट में पीपीएल पढ़ते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को शॉर्ट में पीपीएल पढ़ते हैं। इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। बोला गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहेगा, बट डिफर देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है इसे हम लोग अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। फिर बोला गया है द फॉर्म व्हिच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसे स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्म दैट फॉर्म व्हिच रोटेट्स द प्लेन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड लिबो रोटेटरी। ध्यान दीजिएगा, लिबो रोटेटरी, जिसे स्मॉल एल या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्म। दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसमें ये बोला गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स के अगेंस्ट उस कंपाउंड का बिहेवियर अलग अलग होगा। इस फिनोमिना को क्या बोला गया है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्या होता है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट और क्या होगा ये बिहेवियर उसका, इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल फिनोमिना के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस बारे में कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है और उस कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। और अगर कोई कंपाउंड शो करता है, जैसे कि डेफिनेशन में बोला गया है कि वो उसका बिहेवियर जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अगेंस्ट अलग अलग आएगा, वो कैसे समझा गया होगा प्रैक्टिकल बेसिस पे, उसको समझते हैं। जैसे बोला ये कोई लाइट सोर्स है, ये कोई लाइट सोर्स है, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, जिसे हम लोग सिंपल लाइट सोर्स बोल रहे हैं। उसको अगर हम, जैसे कि हम सब जानते हैं लाइट की फिनोमिना होता है कि वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, कोई उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, फिक्स एक्सिस नहीं होता, वो किसी भी एक्सिस में ट्रेवल कर सकता है, किसी भी एक्सिस में ट्रेवल कर सकता है। तो वैसे ही हम देख रहे हैं ऑर्डिनरी लाइट को, हमने देखा कि वो हर डायरेक्शन में वो ऑसिलेट करता है, हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हुए मूव करता है। अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को ऑसिलेट करते हुए हम निकोल प्रिज्म से हम लोग पास करते हैं, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो क्या होता है कि जो सारे डायरेक्शन में लाइट होता है वो सारे डायरेक्शन को कैंसिल आउट करके किसी एक डायरेक्शन में लाइट सोर्स को आगे बढ़ने देता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी लाइट चल रही थी हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हुए, उससे जब हम लोग निकोल प्रिज्म से पास करें तो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में, वो जरूरी नहीं कि आपका केवल वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, किसी भी डायरेक्शन में केवल एक ही डायरेक्शन में बचेगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अब जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में ही केवल ऑसिलेट कर रही है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। इस ऑसिलेटिंग लाइट को हम किसी सॉल्यूशन में पास कर रहे हैं जिसमें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है।
इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन में एक ट्यूब होता है, इसे हम लोग पोलरीमीटर ट्यूब बोलते हैं। इस पोलरीमीटर ट्यूब में कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसमें इस लाइट को पास करते हैं। अब ये ऑर्डिनरी लाइट नहीं रहा, अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम इस पोलरीमीटर ट्यूब से पास करते हैं, तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि जो ये लाइट अभी एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा था, एक्चुअली उस लाइट के डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है। वो दो केस में हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, या तो वो लाइट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी वो क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर गया हो, यानी अपने जिस एक्सिस में वो ऑसिलेट कर रहा था उससे स्लाइटली क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, या फिर दूसरा केस हुआ जिस डायरेक्शन में जिस एक्सिस में वो ऑसिलेट कर रहा था उससे स्लाइटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया। ठीक है, तो हम इन दो केस को, इन दो फॉर्म को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर कोई लाइट अपने ओरिजिनल एक्सिस से क्लॉकवाइज डिग्री कुछ एंगल रोटेट कर जाता है तो उसे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस को स्मॉल डी या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने एक्सिस से जिससे वो खुद ऑसिलेट कर रहा था कुछ डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर रोटेट कर जाता है तो उस फॉर्म को, उस पर्टिकुलर फॉर्म को हम लोग लिबो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं, जिसे स्मॉल एल या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत स्टडी करते हैं। सिंपल सी बात है, आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। एक बार मैं फिर से सारी बातें बोलता हूं। किसी ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग अगर निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ऑल डायरेक्शन से कैंसिल आउट होके किसी एक डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है लाइट का, उस लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, जिसमें लाइट किसी एक एक्सिस के थ्रू ऑसिलेट करता। उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पोलरीमीटर ट्यूब से पास करते हैं, जिसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है। और अगर ऐसा करते हैं तो हमें दो तरीके के ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। या तो वो लाइट अपने खुद के एक्सिस से कुछ क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, जिसे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं, या तो फिर उस अपने एक्सिस से कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है, जिसे हम लोग लिबो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें। जैसे अभी अब हम क्या समझने वाले हैं, जैसे डेक्स्ट्रो आइसोमर को हम लोग स्मॉल डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे पढ़ सकते हैं राइट या क्लॉकवाइज रोटेशन, या दूसरे को क्या पढ़ते हैं, लिबो आइसोमर को स्मॉल एल या माइनस साइन, जिसे हम राइट की जगह क्या पढ़ सकते हैं, लेफ्ट, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। वही बात है कि डेक्स्ट्रो आइसोमर होगा तो क्या करेगा, अपने एक्सिस से राइट साइड शिफ्ट होगा, यानी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा। उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग डी या पॉजिटिव बोल रहे हैं। लिबो रोटेटरी को हम लोग लिबो आइसोमर बोल रहे हैं, जो अपने एक्सिस से स्लाइटली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसीलिए उसे लेफ्ट बोल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। दोनों का सेंस एक ही जैसा है। अब इसको समझते हैं कि हम लोग किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये बात हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो कोई प्रैक्टिकल डाटा वाला या तो आपको दिया जाए, या तो फिर कोई कंपाउंड दिया जाएगा जिसे आपको देख के ये बताना होगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं। तो हमारे पास वहां तो यार ना ही ऑर्डिनरी लाइट होगा, ना ही निकोल प्रिज्म होगा, ना ही पोलरीमीटर होगा कि हम इस सेटअप को वहां पे रख के हम प्रैक्टिकल करके देख पाए। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे रूल्स होंगे
जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के बता पाए कि ये पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा या नहीं। ऐसे कुछ तरीके हैं, तो हम उसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। इसी ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक और अगला टर्म्स आता है कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन। ये तीनों नाम एक ही हैं, बस अलग अलग तरीके से इसे पढ़ा जाता है। कायरल कार्बन को कुछ लोग चिराल कार्बन पढ़ते हैं, कुछ लोग खिराल कार्बन पढ़ते हैं। आपका अपना तरीका, आप जो मर्जी वो पढ़ सकते हैं। मैं तो इसे कायरल कार्बन पढ़ूंगा, एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन पढ़ूंगा। अब ये नाम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बोला गया है कार्बन एटम इज दैट whose all the four valencies are satisfied with four different atoms or groups। किसी कार्बन एटम की जो चार वैलेंसी होती है वो चार डिफरेंट एटम से या ग्रुप से सेटिस्फाई हो, उसे हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन। इट इज डिनोटेड बाय सी स्टार, इसे सी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी किसी कार्बन की जो चार टेट्रा वैलेंसी होती है वो चार अलग अलग एटम्स के साथ सेटिस्फाई हो या चार अलग अलग ग्रुप के साथ सेटिस्फाई हो। अगर ऐसा होता है तो उस कार्बन को कायरल कार्बन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये एग्जांपल में इस कार्बन को जरा देखिए, इस कार्बन की 1 2 3 4 जो टेट्रा वैलेंसी है, वो टेट्रा वैलेंसी पे हमने चार अलग अलग आइटम अभी रख दिए हैं। जरा देखिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सॉरी ए बी सी डी, जैसा भी आप लिखें ए बी सी डी या ए बी सी डी। आई मीन कि इस कार्बन के साथ जो चार बॉन्ड लगे हो उससे चार ग्रुप हो या चार आइटम हो, वो क्या हो, बिल्कुल अलग हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये कार्बन कायरल होगा, जिसे हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिए खास बात और कि जो भी कायरल कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये बात ध्यान देना है। यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तभी यार इसकी चार वैलेंसी, अदरवाइज पाई बॉन्ड का होने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बात करें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की चार वैलेंसी है वो अलग अलग होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। यहाँ पे हमने क्या समझा कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D, यानी ये चारों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। अगर ये कभी बराबर हो गए तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा। तो अगर कायरल नहीं होगा तो उसको अलग अलग नाम से, इस कार्बन को क्या पढ़ सकते हैं, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियोजेनिक कार्बन, जैसा आपकी मर्जी वैसे आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे अगर हम लोग और एग्जाम्पल के बारे में बात करें, कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ Cl हो जाए, यहाँ पे Br हो जाए, यहाँ पे फ्लोरीन हो जाए, यहाँ पे आयोडीन हो जाए, तो जरा अब इसको देख के बताइए क्या ये कार्बन कायरल है, क्या ये कार्बन कायरल है। अगर आप देख पा रहे हो इस कार्बन को, तो ये कार्बन कायरल है। और इस कायरल कार्बन को अगर मैं थोड़ा सा अलग कलर से इसे रिप्रेजेंट करूं तो इसे स्टार बना सकता हूं मैं, और सी स्टार को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन या सिमेट्रिक कार्बन। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कायरल कार्बन कैसे पहचानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो आपको पहचानना ही आना चाहिए कि कायरल कार्बन कौन होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि एक कार्बन के साथ जो चार डिफरेंट वैलेंसीज होती है वो अलग अलग आइटम या अलग अलग ग्रुप के साथ सेटिस्फाई हो। अगर ऐसा होता है उस कार्बन को कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन जानते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। पहली बात तो यही इसमें चेक करना है क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है या नहीं, कोई कायरल कार्बन है क्या नहीं। तो अगर आप इस कार्बन को आप देखें तो इस कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। मतलब इस कार्बन से चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब ये कार्बन कायरल है, ठीक है। अच्छा, अगर ये कार्बन कायरल है तो जरा इसके बगल वाला देखिए, तो देख पाएंगे कि ये भी वही चीज है, ये भी कायरल कार्बन है।
अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, कुछ लोगों को समझ रहा हो में आ रहा, ये क्या है, ये क्या है? ये आप ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, ये मिरर है, ये मिरर है, बिल्कुल सही समझे, दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ये मिरर है। अब मिरर का मतलब ही होता है कि अगर सामने रखिए, आप अपने सामने रखिए, आपका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता, इमेज दिखाई देता। तो इसी का इमेज बना हुआ है, इसी का ये इमेज बना हुआ है। मतलब जैसे देखिए, ये OH इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये H पलट के इधर आ गया, CH3 इधर आ गया, मतलब ये इसी का क्या है, मिरर इमेज। समझेंगे इसको भी, मिरर इमेज। अच्छा, अब ये दोनों क्या एक ही है? एक ही है, हाँ, स्ट्रक्चरल वाइज देखें तो एक ही है, नाम वाइज देखें एक ही है। अगर आप इसको देखें तो आप अगर समझ पा रहे हैं 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटेन टू ऑल है, 1 2 3 4 ये भी ब्यूटेन टू ऑल है। अच्छा, अगर दोनों अलग है, दोनों एक ही नाम है, तो आप क्या, दोनों स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? तो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में जब पीपीएल के बारे में बात कर रहे थे, तो हम पीपीएल के बारे में हम लोग ने दो कंक्लूजन निकाला था, या तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा, या तो वो लीबो रोटेट करेगा। तो आप अगर देखें, ये कब होगा? जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कायरल कार्बन या सिमेट्रिक कार्बन जिस कंपाउंड में होंगे वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने वाला। अब अगर आप देखिए, अगर ये मॉलिक्यूल, हमें तो पता नहीं है, ये हमें पता है कि ये कायरल कार्बन है, बस हमें ये पता नहीं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीबो रोटेटरी है। इससे भी नहीं पता हमें कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीबो रोटेटरी है। हम अभी तक इतना जान पाए कि कायरल कार्बन है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है। लेकिन क्या हमें ये पता है इन दोनों के बारे में कि कौन आइसोमर डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा है और कौन सा लीबो रोटेटरी है? ठीक है, तो हमें ये नहीं पता है, और एक्चुअली हमें पता ही नहीं होगा कि अगर आपके सामने कोई कंपाउंड आपको दे दे, बोले आप बताओ इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीबो रोटेटरी है, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत उसे देख के बता पाए। ठीक है, तो हम अपने तरीके से कुछ मान लेते हैं, जैसे हम लोगों ने इस कंपाउंड को बोल दिया ये भैया +2 ब्यूटेनॉल है, +2 ब्यूटेनॉल है। अच्छा, +2 ब्यूटेनॉल को आप क्या बोल सकते हैं? डेक्स्ट्रो भी बोल सकते हैं, D2 ब्यूटेनॉल है। अच्छा, अगर ये +2 ब्यूटेनॉल है, तो एक बात हम कंक्लूड कर पाएंगे कि इसका जो मिरर इमेज होगा वो -2 ब्यूटेनॉल होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपस में एक दूसरे के ये अपोजिट होंगे। अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो एक लीबो रोटेटरी है। यानी अब आपके सामने एक बात समझ में आया कि ब्यूटेन टू ऑल में एक कायरल कार्बन है, उस कायरल कार्बन होने की वजह से ये दो तरह की रोटेटरी शो कर सकता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीबो रोटेटरी। बात समझ में आया? अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखें, जैसे इसे देखिए आप, अगर हम लोग इसका मिरर इमेज बनाएं, इसका मिरर इमेज बनाएं, तो मिरर इमेज का मतलब क्या है? सेम डिस्टेंस पे एक दूसरे का इमेज आना चाहिए। ये COOH इधर, COOH इधर, H इधर और OH जैसे था वैसे बना रहे हैं। ठीक है, आप जरा देख के बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल में भी कोई कायरल कार्बन है? इस मॉलिक्यूल में क्या कोई कायरल कार्बन है? तो बहुत तेजी से लोगों ने देखा होगा, कहा सर ये कार्बन कायरल है, और अगर ये कार्बन कायरल तो इसी का अगर मिरर इमेज है तो भैया इसमें भी तो वही चीजें होंगी। तो ये कार्बन कायरल है। क्या इसका नाम कोई बता पाएगा? इस कंपाउंड का नाम कोई बता पाएगा? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड CH3COH अच्छा, लैक्टिक एसिड है तो केवल लैक्टिक एसिड लिखना सही नहीं है, हमें कुछ बोलना पड़ेगा। इसे हम बोल रहे हैं प्लस लैक्टिक एसिड, इसे बोल रहे हैं माइनस लैक्टिक एसिड, माइनस लैक्टिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, तो
मिरर इमेज यानी कोई कायरल कार्बन अगर हो तो उस कायरल कार्बन के अबाउट दो तरह के ऑब्जर्वेशन हमें मिल सकते हैं, या तो वो प्लस हो या तो वो माइनस हो, या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या तो लिबो रोटेटरी होगा। अच्छा, किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा सर आपने इसे ही प्लस क्यों बोला, आपने इसे माइनस भी तो बोल सकते थे। हाँ, आप बोल सकते थे, आप भी चाहे आप भी बोल दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे अगर एक आपने उसे फिक्स किया कि इसे प्लस बोल दिया तो ऑटोमेटिकली उसका मिरर इमेज माइनस होने वाला है, अगर इसे आपने माइनस बोल दिया तो ऑटोमेटिकली उसका मिरर इमेज प्लस होने वाला है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। यानी सबसे पहले आपको कायरल कार्बन देखना आना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड में कोई कायरलिटी सेंटर है, कोई कायरल कार्बन है, अब आप सोच रहे कायरलिटी सेंटर का, तो वही कायरल कार्बन को ही हम लोग कायरल सेंटर भी बोलते हैं। अगर किसी कंपाउंड में कोई कार्बन कायरल है या एसिमेट्रिक कार्बन है, तब ही हम उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में सोच सकते हैं, तब भी हम उसके बारे ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बात कर सकें। अभी तक फिलहाल जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और यहाँ पे आती है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स है, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करेगा, इसीलिए इसको एक और टर्म से बोलते हैं, इसे हम बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। जितने मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। आई रिपीट, जितने भी मॉलिक्यूल पीपीएल को रोटेट करेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग आगे लिखेंगे भी इस बात को। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये बात हमें और पता चलेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा एल्केन इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब जैसे ही ये नाम आपके सामने आया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में कायरलिटी सेंटर का होना जरूरी है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ये पढ़ा कि किसी भी कंपाउंड में कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो हम उस कंपाउंड के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम लोगों का टारगेट यही होगा कि हम ऑप्शंस में ये चेक करने का प्रयास करें किस मॉलिक्यूल या किस कंपाउंड में कायरल कार्बन है। चलिए पहला का हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, अगर पहला आप देखें तो इस कार्बन को जरा देखिए, इस कार्बन को अगर जैसे देखें तैसे आपको दो हाइड्रोजन समझ में आया, सेम, तो ये कार्बन कायरल नहीं रहा। अच्छा, इसके पास आए तो आप देख पा रहे होंगे ये भी मिथाइल दोनों सेम है, तो ये कार्बन कायरल नहीं रहा, मतलब इस ऑप्शन में कोई कायरल कार्बन नहीं है। ओके, इधर आते हैं। अच्छा, इसके पास अगर आए भैया तो देखिए इसके पास मिथाइल है, इसके पास मिथाइल, मतलब इस कार्बन पे ये दो ग्रुप सेम है, आइडेंटिकल है, तो इस कार्बन को कायरल हम नहीं बोल सकते। इसके पास जरा आइए, इसके पास अगर आप आ रहे हैं तो इस कार्बन के पास मिथाइल है, इथाइल है, हाइड्रोजन है, ये तीनों तो अलग आए। इसको जरा देखिए भैया, ये तो हमें कायरल नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है जरा देखिए, एक तो ये मिथाइल अलग हो गया, एक ये इथाइल अलग हो गया, एक हाइड्रोजन अलग हो गया। जरा देखिए चौथा जो ग्रुप है ये अलग है कि नहीं, जरा देखिए ये जो चौथा ग्रुप हम लोगों ने लिखा ये बिल्कुल अलग ग्रुप है, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। अब इस कायरल कार्बन के बाद ये पूरा ग्रुप अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, ये इथाइल अलग है, ये मिथाइल अलग है, तो ये कार्बन कायरल है। अगर ये कार्बन कायरल है भैया तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। तो ये वाला ऑप्शन अभी तक हम लोगों का सही हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। यही देखना आपको, इस कार्बन के बाद हाइड्रोजन अलग है, इथाइल अलग है, मिथाइल अलग है, और ये पूरा ग्रुप अगर आप समझ पा रहे हैं तो भैया ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है। एक कार्बन से दो मिथाइल लगा हुआ है, आइसोप्रोपिल ग्रुप है। आइसोप्रोपिल, मेथिल, एथिल और ये हाइड्रोजन। बात समझ में आई। इस ऑप्शन को जरा देखिए, इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल देख के समझ में आ रहा है कि ये नहीं होने वाला है। इस कार्बन से दो दो मिथाइल सेम, इस कार्बन से भी दो दो मिथाइल सेम, तो यहाँ पे भी कायरल नहीं।
इसको जरा देखिए, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये भी तो कारल है, क्योंकि ये इथाइल अलग, ये मिथाइल अलग, ये एच अलग, ये पूरा अलग। अरे भैया क्या ये पूरा, ये और ये जो लिखा है और ये जो लिखा है ये आइडेंटिकल नहीं है। ये जो लिखा है, ये जो लिखा है आइडेंटिकल नहीं है। जरा देखिए ये क्या है, CH3 CH2 ये है, और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3 ये H लगा हुआ। अरे इधर जाएंगे तो ये क्या है, कार्बन, इससे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अरे इन्होंने बहुत ओपन करके लिख दिया, क्या हम CH2 को ऐसे नहीं लिख सकते और CH3 को ऐसे? आप जरा देखिए ये दोनों हुए आइडेंटिकल कि नहीं हो गए ना, तो भैया क्या होगा, ये भी नहीं शो करेगा, यानी ये भी नहीं शो किया, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है जिसमें हमें कायरल कार्बन मिला। अगर इसमें कायरल कार्बन है तो ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। अच्छा, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा इट मींस ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बोला गया हाउ मेनी एल्कोहल्स आर पॉसिबल the molecular formula having the molecular formula C4H10O। एक कंपाउंड दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया है C4H10O। क्या बनाना है आपको, केवल एल्कोहल, ये बात भी ध्यान रखिएगा, एल्कोहल केवल आपको बनाना है। पूछा गया है हाउ मेनी एल्कोहल आर पॉसिबल, सारे एल्कोहल्स आप बताइए कितने पॉसिबल है। ठीक है, एल्कोहल का आप समझते हैं क्या मतलब होता है। अच्छा, अगर इस C4H10O को देखें तो क्या एल्कोहल के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, C4H9OH लिख सकते हैं क्या? हाँ, एक ये यहाँ हटा गया, क्यों? क्योंकि हमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप चाहिए और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में OH का होना जरूरी है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने एल्कोहल है पॉसिबल है उसी के बारे में बनाना है। अरे ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है भैया, ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर आइसोमर में पढ़ रखा है, इसके स्ट्रक्चर ड्रा कर रखा है। फिर यहाँ क्या पढ़ने का लॉजिक है वही हम समझते हैं। पहले आपको इसमें सारे एल्कोहल आपको ड्रा करने हैं। सबसे पहले 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 ऑल ड्रा करते हैं। जैसे ब्यूटेन 1 ऑल ड्रा कर लिया तुरंत दिमाग में आया कि ब्यूटेन 2 ऑल ड्रा कर ले, ब्यूटेन 3 ऑल ड्रा नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बदलने के लिए हमें चेन बदलना पड़ेगा। और एक स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो और बनाया था, ये 4 स्ट्रक्चर हम लोगों ने वहां पे भी बनाया था जब हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर में इस क्वेश्चन को किया करते थे। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल और ये टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, आप इसको पहले भी पकड़ चुके हैं। फिर यहाँ करने का पर्पस क्या है, हाउ मेनी एल्कोहल। इस बार ये नहीं पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, वहां पे क्वेश्चन था स्ट्रक्चर आइसोमर बताइए, स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए इसमें। अच्छा, आप इस बार स्ट्रक्चरल का नहीं बोला है, सारे पॉसिबल आपको बनाने हैं, यानी स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो भी आपको काउंट करना है, इसीलिए यहाँ पे कर रहा है। अच्छा, स्टीरियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल अब तो पढ़ लिया, ये ऑप्टिकल भी कुछ हम लोगों ने सीख लिया और ज्योमेट्रिकल तो पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब इस सारे कंपाउंड को हम लोग ने 4 स्ट्रक्चर, ये 4 जो अभी बने क्या है, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर यही प्रश्न होता आपके सामने द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल पॉसिबल, तो एल्कोहल के 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का, लेकिन इस बार टोटल बताना है, यानी हमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को भी काउंट करना पड़ेगा भैया, क्योंकि सब ओपन चेन है। ओपन चेन में जब तक हमें पाई बॉन्ड नजर नहीं आता तब तक हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बात नहीं करते। तो यहाँ किसी में पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में सोचेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में हम लोगों ने अभी सीखा है कि हमें ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है। जरा देखिए इसमें ब्यूटेन 1 ऑल में आपको कोई कायरल कार्बन नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन है जो कि आइडेंटिकल है, तो इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो ये केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही काउंट होगा, केवल एक आइसोमर इसका काउंट किया जाएगा। इसमें जरा देखिए कोई कायरल कार्बन है ब्यूटेन 2 ऑल में,
कोई है क्या? हाँ, जिस किसी ने अगर आप ढंग से इसको देखा होगा तो ये इस H को यहां से हम यहां कर दें, अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये कार्बन कायरल हो गया। अच्छा, अगर ये कार्बन कायरल होगा, कैसे कार्बन कार्बन हो गया? OH अलग है, HCH3 अलग है, H अलग है और C2H5 अलग है। तो इस कार्बन के अबाउट ये 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए ये कार्बन कायरल है। अच्छा, कायरल कार्बन होते ही हमें समझ में आता है या तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या तो ये लीबो रोटेटरी होगा, यानी ये डी आइसोमर हो सकता है, एल आइसोमर हो सकता है। इसीलिए आइसोमर में इसके 2 आइसोमर हमें काउंट करने पड़ेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी, लीबो रोटेटरी भी। यानी अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन आ जाता है तो उसके 2 आइसोमर हमें काउंट करने होते हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक लीबो, एक प्लस और एक माइनस। जरा इसके पास आइए, क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आइडेंटिकल, इस कार्बन के पास मिथाइल मिथाइल आइडेंटिकल, तो इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो केवल और केवल एक ही काउंट करना पड़ेगा, इसका इटसेल्फ, केवल इसी का स्ट्रक्चर। और इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों मिथाइल क्या है? सेम है, तो इसका भी केवल एक ही है काउंट। कितने अब तक आ चुके हैं? 1 2 1 3 1 4 और 1 5। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो अल्कोहल के आएंगे इस क्वेश्चन में, वो कितने आएंगे? 5। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। बोला गया है कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन इन साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड। किसी रिंग में हम कायरल कार्बन कैसे चेक करेंगे, किसी रिंग में एसिमेट्रिक कार्बन कैसे चेक करेंगे, उसके बारे में हम सोचने का प्रयास करते हैं कि किसी रिंग में हम कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करें, कि इस रिंग कार्बन को हम कायरल कार्बन कैसे बोल सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। जरा अब इसमें देखिए, अच्छा रिंग में अगर आप देखें तो ये सारे के सारे कार्बन इसी के बारे में जनरली हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं भैया इस कार्बन के पास क्या है? 2 हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये हो नहीं सकता। इस कार्बन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है, सिमिलरली इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास, यानी अगर कोई सिंपल रिंग है, केवल सिंपल रिंग है, तो उस रिंग कार्बन, हर रिंग कार्बन के पास उसके खुद के 2 हाइड्रोजन होंगे जो दोनों को दोनों आइडेंटिकल होंगे, तो वहां पे कायरल कार्बन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, मैंने इसको क्यों टारगेट किया थोड़ा सा अपने जोन में? क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इधर यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये दोनों अलग अलग है, 2 वैलेंसी यहाँ पे इनिशियली अलग अलग है। अब हमें बाकी 2 वैलेंसी देखना है। अच्छा, बाकी 2 वैलेंसी अगर देखें तो ये दोनों तो अलग अलग है, ये दोनों, एक Cl है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन, 2 अलग है, तो 2 के बारे में हमें कोई परेशानी नहीं है। अब अच्छा, हम इसके रिस्पेक्ट में बाकी 2 को देखें। ये क्या है भैया? CH2 है। ये क्या है? CH2 है। अच्छा, ये दोनों तो सेम हो गए। अच्छा, क्या सेम हो गए तो अभी यही रुक जाएंगे? नहीं, रिंग के केस में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर रिंग कार्बन में हम चल रहे हैं तो हमें आगे भी चलते रहना है। जैसे यहां से यहां आए तो CH2 सेम हो गया, थोड़ा सा और आगे गए, यहां भी CH2, यहां भी CH2 सेम आ गया, यहां भी आए तो यहां से CH, यहां CH। यानी अब एक बात हमें और समझ में आई, हमें क्या समझ में आई कि इस कार्बन से ये वाला पार्ट आइडेंटिकल है, इस कार्बन से ये वाला पार्ट आइडेंटिकल है, यानी ये कार्बन जो हम लोग, इसे अभी तक हम लोग कायरल कार्बन के बारे में सोच रहे थे, ये कार्बन कायरल नहीं है। तो इसमें हम ये बात कर पाएंगे इस समय कि यहाँ पे क्या है? नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो ये बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसी से रिलेटेड एक यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर में देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या डबल बॉन्ड के अबाउट यार हम देखेंगे कायरल कार्बन? नहीं, डबल बॉन्ड के नहीं। और हमने शुरुआत में ही बोला था कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, और उस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन के बारे में सोचेंगे जो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को देखेंगे तो ये दोनों को तो नहीं सोचेंगे। अच्छा, क्या अब इसको सोचेंगे? भैया अभी हम लोग इसमें बात कर चुके हैं कि सिंपल रिंग कार्बन अगर कोई होगा
तो उसके पास ऑलरेडी उसके 2 हाइड्रोजन होंगे जो आइडेंटिकल होंगे। फिर से हम इसी पे आते हैं, अच्छा इस पे अगर आए तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग है। अच्छा अब रिंग कार्बन की तरफ हमें 2 वैलेंसी को चेक करना है कि रिंग कार्बन की 2 वैलेंसी अलग अलग है कि नहीं। तो अगर आप यहां से आए तो यहाँ पे क्या मिला, CH मिला, CH क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आए क्या मिला, CH2, यानी यहां से यहां आए CH2, यहां से आए तो यहाँ पे CH, यानी ये तो अलग हो गए, ये अलग हो गए, मतलब ये और ये जो है ये दोनों डिफरेंट हो गए। अच्छा अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए तो हम बोल पा रहे हैं कि ये कार्बन हम जिसे स्टार बना रहे हैं ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। एक बात फिर से समझिएगा, इस कार्बन में CH3 अलग है, इस कार्बन से H अलग है, तो ये 2 वैलेंसी अलग अलग हो गए। तो अब रिंग कार्बन की तरफ चलेंगे, इधर आए तो हम CH2 पा रहे हैं, इधर आए तो CH पा रहे हैं, इस तरह से अलग हो गए। अच्छा कोई ऐसे भी इसे सोच सकता है, इधर आ रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल रहा है, इधर आए तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों अलग अलग कार्बन है, तो अलग अलग ग्रुप भी है, जो भी आप बोल सके। तो ये बात समझ में आया कि वो कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल ऐसे आया, जैसे ही आ गया। अब हम इसमें देखना चाहते हैं कोई कार्बन कायरल है कि नहीं। अब ये बात बार बार हो चुकी है भैया कि इन सब कार्बन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के अपने खुद की बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी ले रखे हैं, तो वो दोनों सेम होंगे। अच्छा इस कार्बन को जरा देखिए, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को और इस कार्बन को, ये 2 कार्बन देखिए। ये कार्बन अगर मैं जिसको फोकस कर रहा हूं, इसको जरा देखिए, इस पे एक CH3 अलग है और क्या H अलग है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इसके अबाउट इधर आओ CH2, इधर आए क्या CH, भैया ये तो कायरल कार्बन हो गया। सोच के देखिए, CH3H अलग अलग, यहां से आया तो CH2 मिला, इधर आया तो CH मिला, तो अलग हो गए, तो ये कायरल कार्बन। अच्छा क्या ये कार्बन भी कायरल है, क्या ये कार्बन भी कायरल है, जरा चेक कीजिए। यहाँ पे भैया OH अलग है, H अलग है, तो ये दोनों अलग अलग है। अच्छा इधर गए तो फिर से CH, इधर आए तो फिर से CH2, तो यहाँ पे भी कायरल कार्बन है। यानी इस केस में हमें क्या पता चल रहा है, इसके पास 2 कायरल कार्बन है, इसके पास 2 कायरल कार्बन है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, किसी भी रिंग के रिस्पेक्ट में हमें ज्यादा से ज्यादा कायरल कार्बन चेक करने के लिए हमें रिंग में भी थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ता है, रिंग में थोड़ा सा मूव करके उसके आगे की वैलेंसी को देखना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं और एग्जांपल्स में आपको बोलने दूं, CH3H, ये CH2, पहचान गए इसे, रिंग ऑक्सीजन एपॉक्साइड। हाँ जरा देखिए इसमें कौन सा कार्बन कायरल है भी या नहीं, अगर है तो वो कौन सा कार्बन कायरल है, क्या ये कार्बन कायरल है, नहीं भैया ये नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, वो दोनों हाइड्रोजन सेम सेम होंगे। सबकी नजरें इसी कार्बन पहुंच गई होंगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सब कि ये कार्बन क्या है, कायरल है। क्यों कायरल है भैया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अलग है, ये मिथाइल अलग है। अच्छा इस कार्बन से टहलते हुए अगर इधर पहुंचे तो ऑक्सीजन मिल रहा है, इधर टहलते हुए आया तो क्या मिला, कार्बन, तो ये अलग ये अलग, यानी ये कार्बन क्या है, कायरल। बात समझ में आई। यानी रिंग कंपाउंड में, किसी रिंग में हम कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन कैसे पहचानते हैं। आई होप कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए, उसके बाद हम कुछ और कंपाउंड्स आपको देंगे, उसमें अपने आप खुद चेक करके बताइए कि कितने कायरल कार्बन है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। ये आपके सामने हमने 4 कंपाउंड
दिया है 4 कंपाउंड दिए गए हैं। इन चारों कंपाउंड में हर एक कंपाउंड को आप चेक कीजिए और उसमें ये पता लगाइए कि कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद खुद इसे चेक करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि जब मैं आपसे आंसर मैच कराऊं तो आप अपने आप को चेक कर पाए कि मैं कितना सही कर पा रहा हूं। ठीक है, आई होप कर लिया होगा। चलिए चेक करते हैं। आप पहले वाले कंपाउंड में अगर आप देखें, पहले वाले कंपाउंड में तो आप पहले इस बाहर वाले कार्बन को आप देखिए, ये भी कायरल नजर आ रहा होगा। कायरल नजर आ रहा, क्यों कायरल नजर आ रहा होगा इसे भैया समझ नहीं आ रहा। इथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन और ये पूरा का पूरा रिंग, तो ये कार्बन कायरल। क्या इस कार्बन को भी फोकस कर रहे हैं आप? इस कार्बन को फोकस कर रहे हैं आप? बिल्कुल करना चाहिए। ये कार्बन में भैया कायरल नजर आ रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि इधर ये हाइड्रोजन अलग है। अच्छा, ये पूरा ग्रुप अलग है, एक ये पूरा ग्रुप अलग है। अच्छा, इस कार्बन के अबाउट इधर आए तो CH2 सेम, इधर भी CH2 सेम। अच्छा, CH2 सेम, तो क्या यहीं रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे, ध्यान रखिएगा। टाई ब्रेकिंग की तरह से आगे बढ़ेंगे। अगर ये दोनों आपस में टाई कर जाते हैं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रहे हैं तो यहां देख रहे हैं CH मिल रहा है, यहां आ रहे हैं तो CH2 मिल रहा है। यानी यहां से यहां तक तो सेम था, लेकिन यहां से जब यहां आए तो ये CH2 मिला और यहां से यहां आए CH मिला। भैया ये भी कार्बन कायरल हो गया। अच्छा, ये कार्बन कायरल हो गया। जरा OH वाले के बारे में क्या सोचते हैं? OH वाले कार्बन के बारे में, OH वाले कार्बन के बारे में अगर देखें तो ये कार्बन भी आपको कायरल नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH अलग है, H अलग है। अच्छा, CH2 फिर से लेफ्ट और राइट रखेंगे, राइट साइड में CH2, लेफ्ट साइड में CH2। अच्छा, ये दोनों CH2 अगर सेम है तो थोड़ा सा नेक्स्ट कार्बन पे जाएंगे तो यहाँ आपको C मिलेगा, CH, और यहाँ आएंगे फिर से CH2 मिलेगा। यानी एक बात हमें समझ में आया कि इसमें कायरल कार्बन कितने मिले हमें? 3। इस कंपाउंड में हमें 3 कायरल कार्बन मिले। सही हुआ? जरा इसके बारे में बताइए। कुछ लोगों ने देखते ही बता दिया सर इसमें भी 3 नजर आ रहे हैं। कैसे? कहा सर आप यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए और यहां देख लीजिए। पहले तो हमने आपको ऐसे बताया, अब यही आपको नजर आ रहे होंगे सर ये कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल अलग है, H अलग है, और इधर आ रहे हैं तो यहाँ पे CH विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पे CH विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो ये कार्बन कायरल। फिर सर ये भी कायरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से Cl अलग है, H अलग है, और इधर आ रहे हैं तो CH2 मिल रहा, इधर आ रहे हैं तो CH मिल रहा है। सिमिलरली ये भी कायरल, क्योंकि यहाँ पे OH है, H है, CH2 और CH। तो इसमें भी आपको कितने कायरल कार्बन मिले? 3। इसमें जरा देख के बताइए, इसमें बताइए, बता पा रहे हैं? इन दोनों के अबाउट नहीं सोचेंगे भैया, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं सोचते। अच्छा, क्या इसको सोचेंगे? कुछ लोग तो स्ट्रक्चर देख के ही डर गए होंगे। भैया बाईसाइक्लो कंपाउंड में हमने पढ़ा है, डरने वाली बात नहीं है। नॉमेनक्लेचर में जब हम लोग बाईसाइक्लो का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर को पढ़ा है। तो इसको नहीं देखेंगे कि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास, ये कार्बन पहचान रहे हैं आप? क्या बोलते थे इस कार्बन को? इस कार्बन को अगर आपको याद हो, इसे हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलते थे। ब्रिज हेड कार्बन बोलते थे। ऐसा कार्बन जहां से 3 रास्ते गए हों, ब्रिज हेड कार्बन उसे बोलते हैं। ब्रिज हेड कार्बन जरा देखिए, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। अच्छा, ब्रिज हेड कार्बन पे हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास पहुंच रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसके पास पहुंचे तो CH2, इधर आए तो भी CH2। लेकिन इससे जब इधर आप आएंगे तो आपको CH मिलेगा, और इससे जब यहाँ आएंगे तो आपको CH2 मिलेगा। जरा देखिए, CH2 सेम CH2 और ये CH2 सेम, इधर गए तो CH, इधर आए तो CH2। भैया ये कार्बन कायरल हो गया। अच्छा, अगर वो कार्बन कायरल हो गया, जरा आप अगर चेक करें तो ये कार्बन भी आपको कायरल ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H अलग, यहाँ पे H अलग, इधर आए तो CH2, इधर आए तो CH2, लेकिन सॉरी यहाँ पे आए CH, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का CH है, और यहाँ आए CH2 विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, CH2, यहाँ भी CH2, आगे गए CH2, इधर गए तो CH।
ये थोड़ा सा किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता होगा, लेकिन जिसने भी बाईसाइक्लो कंपाउंड में पढ़ा है वो फील कर पा रहा होगा ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन। बात समझ में आई? इसमें जरा देख के बताइए, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड ही है, इसमें जरा देख के बताइए कितने कायरल कार्बन है, कितने कायरल कार्बन है। तो आप देख रहे होंगे ब्रिज हेड कार्बन को पहले फोकस कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी H होगा, एक H होगा, यहाँ पे भी ऑलरेडी एक H होगा। अब इस ब्रिज हेड कार्बन को जरा फोकस करें इस पे, ये H अलग है नो डाउट। अब इधर आए तो CH2 जरा देखिएगा, यहां से चलना शुरू किए तो CH2 पहुंचे, यहां से चलना शुरू किए CH2 पहुंचे, दोनों टाई कर गया। आगे आए तब CH2, फिर से आगे गए तो फिर CH2, फिर से टाई कर गया। ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक आए तो CH2, यहां से यहां तक गए CH2, फिर यहां से यहां तक गए CH2, यहां से यहां आए फिर CH2, दो टाई। फिर आगे गए तो CH2, यहां आगे गए तो CH। भैया ये अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? यहां से यहां तक पहुंचे और यहां से यहां तक पहुंचे, तो ये दोनों पार्ट अलग नजर आया और ये तो CH पहले ही नजर आ गया। ध्यान देखिए, इस तरह से कंपाउंड आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि कोई स्ट्रक्चर आपको दे देगा, पूछ लेगा टोटल नंबर आप स्टीरियोजेनिक सेंटर बताओ, तो आपको काउंट करके कोई डिजिट में 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं, आ जाएगा। तो ये हो गया एक। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे तुरंत ये भी आपको नजर आ गया होगा क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। इधर आए CH2, इधर आए CH, इधर आए CH, लेकिन ये CH के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, CH के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये दो कायरल कार्बन और एक कायरल कार्बन ही है। अब इसके बारे में तो मेहनत नहीं करनी होगी क्योंकि यहाँ पे CH-OH अलग अलग है, CH2 और CH। तो इसमें भी आपके कितने कायरल कार्बन आए? 3। तो आई होप कि आपको किसी रिंग कंपाउंड में कायरल कार्बन चेक करना आपको आ गया होगा। किसी रिंग कार्बन में कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कैसे देखेंगे, उसी कायरल कार्बन को कायरल सेंटर बोल रहे हैं। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसमें ताकि आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया गया है, ये आपके सामने कंपाउंड दिया गया है, डोंट गेट स्कैर्ड कि ये यार बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, आप आराम से पेशेंस रखें। इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है इसे आपको पता करना है। ट्राई कीजिए इसे अपने आप, उसके बाद फिर चेक करने का प्रयास करें कि आपका सही हुआ या नहीं, खुद से पहले ट्राई करें। चलिए चेक करते हैं। अगर हम बाहर एक तरफ से कहीं से नजर आए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कार्बन को हम फोकस कर रहे हैं, जरा देखिएगा, इस कार्बन को अगर मैं फोकस करूं तो इसके पास एक H होगा, ये CH3 ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप देखें तो ये कार्बन, एक कार्बन कायरल नजर आ रहा होगा, ये कार्बन कायरल नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसको नहीं देखेंगे, CH3 है, इसको भी नहीं देखेंगे, CH2 है। अच्छा, क्या इसको देखेंगे? नहीं, इस कार्बन को तो हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि sp2 हेब्राइज कार्बन है। अब हम रिंग में एंट्री करते हैं। अच्छा, अगर रिंग में एंट्री करें तो जरा देखिए, इस रिंग कार्बन को फोकस करें, इस रिंग के पास एक H होगा। अच्छा, पहले मैं इसको देख लूं। अब अगर आप इसको H देखें तो जरा इधर देखिए, इस कार्बन से क्या लगा हुआ H अलग है, इस कार्बन से क्या लगा हुआ ऑक्सीजन अलग है, इस कार्बन से क्या लगा हुआ CH और इस कार्बन से क्या लगा हुआ CH2। यानी अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये कार्बन भी कायरल है। आराम से देखिएगा, इस कार्बन की भी चारों के चारों वैलेंसी जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, तो ये कार्बन भी क्या है? कायरल है। अच्छा, इधर आइए, उसके बाद इधर आएंगे तो ये CH3 लिखा हुआ है, इसके पास एक H भी होगा। अब जरा इसको देखिए आप, क्या ये कार्बन कायरल है? क्या ये कार्बन कायरल है? फिर आप देखेंगे कि ये CH3 अलग है, ये H अलग है। फिर इधर आएंगे, क्या टाई ब्रेकिंग रूल लगाएंगे, CH2 सेम। अच्छा, CH2 के बाद जैसे गए जैसे आपको एक ब्रिज कार्बन मिला, इधर गए तो आपको एक सिंपल कार्बन मिला। मतलब यहाँ ब्रिज कार्बन के साथ क्या है? CH, यहाँ सिंपल कार्बन के साथ CH लगा हुआ, मतलब ये पार्ट अलग नजर आ रहा होगा आपको, तो ये कार्बन भी क्या है? कायरल। बात पहुंच रही है? सिंपली अब ब्रिज एटम पे आते हैं। ब्रिज एटम अगर आप देखेंगे, ये ब्रिज कार्बन
ऊपर वाला ब्रिज कार्बन को देख लेते हैं इसी साथ, ये ब्रिज कार्बन। अब इन दोनों ब्रिज कार्बन को जरा देखने का प्रयास करें तो ये कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे आप देखें तो ये अलग है, इधर CH है, इधर CH2, इधर CH2। अब राइट भी CH2, लेफ्ट भी CH2, यानी ये दोनों टाई कर गए, ये दोनों टाई कर गए। अब आगे आएंगे तो यहाँ पे C के साथ CH3 और यहाँ आएंगे तो CH2, यानी ये कार्बन भी क्या हो गया, कायरल। समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं, इन सबको तो देखने की जरूरत नहीं, फिर से इस ब्रिज कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन देखे तो H, इधर आए तो कार्बन विथ ऑक्सीजन, इधर आए तो कार्बन CH2 CH2। भैया ये भी बिना किसी डाउट के आपको कायरल नजर आना चाहिए, बिना डाउट के ये कार्बन भी कायरल नजर आना चाहिए। अब कौन सा चेक करेंगे, अब कौन सा चेक करेंगे, क्या इसको चेक कर लें, क्या इसको चेक कर लें, इस कार्बन को, इस कार्बन को जरा चेक कर लेते हैं। इस कार्बन को अगर आप देखें तो इस कार्बन के पास CH है, इधर आए तो ब्रिज कार्बन, इधर आए तो सिंपल कार्बन, यानी ब्रिज कार्बन अलग हो गया। तो ये CH2 आया, अच्छा इधर गए तब भी CH2 आया यार, अच्छा इधर आए फिर CH2, लेकिन इधर गए तो CH, यानी ये कार्बन भी कायरल है, क्योंकि एक तरफ ये पूरा का पूरा ग्रुप है, एक तरफ CH2 है, एक तरफ CH है और एक तरफ खुद हाइड्रोजन है। अभी तक कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6, अभी तक 6 मिल गए भैया। और जरा देखिए, और जरा देखिए, यहाँ भी CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 वाला को तो नहीं देख रहे हैं। यहाँ जरा देखिए, यहाँ इस कार्बन को जरा देखिए, ये कार्बन के पास एक H होगा, एक H होगा। अच्छा अब इस H के अबाउट इसको देखिए, इधर ये H अलग, इधर आए तो CH2 अलग, मतलब ये बाहर वाला CH2। अच्छा अब रिंग में, बट ये दोनों तो अलग अलग हो गए। रिंग में देखिए, इधर आए क्या CH2, इधर ऊपर गए क्या CH2, फिर इधर गए क्या CH2, इधर आए CH2। अरे भैया ये तो सेम सेम हो गए, यानी ये पार्ट जो है, ये और ये पार्ट दोनों सेम सेम है, तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा, ये कार्बन कायरल नहीं होगा। तो यानी इस केस में आपको टोटल 6 कायरल कार्बन नजर आएंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज फ्लोरोमेथेनॉल इज स्टीरियोडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। कोई ड्रग्स है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग बोला गया, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर कंटेन। अब इस कौन सा ड्रग है, इसे कहाँ यूज करते हैं, इस सब पे आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे ड्रग की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछा गया है, या ये ड्रग किसने बनाई ये भी नहीं पूछा गया है। आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया गया है, खास इसके बारे में सोचिए। सब ऊपर वाली बातें खैर ज्यादा जानकारी दे दिया आपको। क्वेश्चन हमारा मतलब का वैसे ही, हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर इज कंटेन, मेन मतलब हम लोग का क्वेश्चन ये है। ये देखने में थोड़ा सा जटिल लग रहा है, डरावना सा लग रहा है, लेकिन अब आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ से अगर ट्राई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 5, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 6 7 8। ये हमेशा कंसेक्यूटिव बहुत क्लोजर नंबर होंगे, ऐसा नहीं होगा एक ऑप्शन होगा 2, दूसरा ऑप्शन होगा 6, फिर 8, फिर 12, ऐसे ऑप्शन नहीं होंगे, लगातार होंगे, क्योंकि आसपास एक भी कायरल सेंटर कायरल कार्बन अगर आपने मिस किया तो आपका तुरंत गलत हो जाएगा। जेई एडवांस में जब ये क्वेश्चन आएगा आरटीजेई में तो ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आइसोमर्स उनका स्पेसिफिक चैप्टर होता है, वो बचा के रखते हैं इंटीजर टाइप में पूछने के लिए। तो एक ये कंपाउंड दे देंगे, अब वहां पे थोड़ा डराने के लिए ये डैश बेस सॉलिड बेस से दे देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में पेपर में। अगर इसको सॉलिड बेस पे आ गया, ये डैश बेस पे आ गया, तो स्ट्रक्चर में थोड़ा खूबसूरती बढ़ जाती है। तो वो ऐसे दे देंगे स्ट्रक्चर, कहेंगे इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है या कितने कायरल कार्बन है ये बता दीजिए, और इंटीजर में आप जानते हैं 0 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट वो आपसे पूछ लेंगे। तो इसे आप खुद ट्राई करें, इसे पॉज करें वीडियो को और टाइम करें इसे, फिर चेक कीजिएगा क्या आंसर आया। हो गया, चेक किया जाए। चलिए चेक करते हैं। अगर आप देखें, इधर से देखने का प्रयास करते हैं। अब इसमें इधर तो नहीं देखना, केवल सीधे मैं ब्रिज पे आ रहा हूं, ये कार्बन हमें कायरल नजर आ रहा है। क्यों? CH3 अलग, इधर CH2 अलग, इधर CH2 अलग।
अच्छा, अब कोई ये कहे कि ये कैसे हुआ, जरा देखिएगा। लोग कह रहे हैं सर इधर इधर तो सेम सेम है। क्या ये सेम सेम है भैया? अरे नहीं, इधर आ रहे हैं तो C डबल बॉन्ड H, कोई हाइड्रोजन नहीं। इधर आ रहे हैं तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो यही अलग हो गया। यहाँ पे यही पार्ट ही अलग हो गया। अब यही पार्ट अलग हो गया तो आगे नहीं जाएंगे। तो इसमें से ये कार्बन कार्बन, क्या ये कार्बन इस बार कायरल होगा? नहीं, मैंने बताया था डबली बॉन्डेड कार्बन नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी 4 वैलेंसी इसके साथ अलग अलग हो, उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये कार्बन कायरल। अच्छा, इसके साथ इसको भी आप इसी समय देख लीजिए, ये भी कायरल होगा। क्यों? फ्लोरीन अलग, यहाँ पे CH अलग, यहाँ पे केवल कार्बन, यहाँ पे CH के साथ OH ये अलग। अच्छा, अगर इसको आप देखें तो यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे H होगा, तो ये भी कायरल हो गया। CH3H CH2 ये भी अलग हो गया। क्या मैं इस ब्रिज कार्बन को भी देख लूं? इस ब्रिज कार्बन को अगर आप देखें तो ये भी कायरल हो जाएगा। इस ब्रिज कार्बन को अगर आप देखें तो ये भी कायरल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी H होगा, ये भी कायरल हो जाएगा। अब आपको आदत हो गई होगी देखने की, तेजी से देख सकते हैं, ये भी कायरल हो जाएगा। यहाँ पे H निकालेंगे तो ये भी कायरल हो जाएगा और ये भी कायरल हो जाएगा। अभी तक कितने कायरल कार्बन आ गए? कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 8 हो गए अब तक। कितने ऑप्शंस में दिए गए हैं? 8। अब जब ऑप्शन ही 8 से ज्यादा नहीं दिए गए हैं तो आपको आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, इसमें 8 सही हो गए। ऐसा नहीं कि अब से 8 आ गया, और भी हो सकता है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ना दिया होता, इंटीजर आंसर होता, तो आपको फाइनली आंसर सबमिट करने से पहले चेक करना होता कि क्या वाकई में 8 है। भैया इसको आराम से कीजिएगा। अगर किसी को यहाँ पे परेशानी हो रही हो तो इसको अपने रफ कॉपी में स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और बड़ा करके बनाइए, ताकि आप उस कार्बन को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए आसपास के ग्रुप से, आसपास के एटम से, क्या वो वाकई में कायरल कार्बन है या नहीं। अपने आप को आना चाहिए, आप खुद अपने आप से इंश्योर हो जाए कि ये हमको आ गया या नहीं आया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कायरल कार्बन पहचानना सीख लिया किसी कंपाउंड में। ठीक है, तो अभी के लिए इतने रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग कायरल कंपाउंड और अकायरल कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि किसी कंपाउंड में या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कायरल या अकायरल कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कायरल कार्बन क्या होता है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसे एक बार देख के आएंगे तो फिर आगे की चीजें और अभी अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, और चीजों को और अच्छा, अगर आपको और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप इसी वीडियो में आप इनक्रिप्टेड में देखेंगे, वहां पे आपको एक लिंक दिया गया होगा नीचे, उस पर आप जाएंगे तो आपको सुप्रीम 60 का ऐप मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करेंगे। जिसके पास वो डाउनलोड हो जाएगा उसके पास आपको वहां पे असाइनमेंट दिए जाएंगे, DPP दिए होंगे। उस DPP में आप जाएंगे तो हर चैप्टर के DPP आपको मिल जाएंगे। तो आइसोमेरिज्म के DPP आप ओपन करेंगे, उसमें आप हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए हैं, उस स्ट्रक्चर्स में आप कायरल कार्बन चेक करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन है। आई थिंक मोर देन 100 क्वेश्चन होंगे यार, 100 से ज्यादा 200 प्लस क्वेश्चन उसमें होंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पे सारे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे चैप्टर के। ठीक है, ओके, थैंक यू।